For the first time in history, Russia sent two trains of coal to India via International North-South Transport Corridor via Iran. आम खबर आपको दें, कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की ऐवान में अदम मौजूदगी पर स्पीकर ने फाइनेंस बिल मंजूर करा लिया। यहाँ आपको अपडेट करेंगे। कौमी असम्बली में वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई है। ये एक गेम चेंजर मंसूबा है, ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट जो इंडिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख देगा। कहा कि मैं तो 2 गाफ की चैंपियनशिप खेल चुका हूँ, अभी 250 यार्ड्स तक की ड्राइव करता हूँ। जो बाइडन ने कहा कि मेरा हैंडीकैप 6 था, स्टिल आई वाज अ वाइस प्रेसिडेंट, जिस पर उन्होंने कहा कि आप नहीं हो सकते। लेकिन कोई क्या इंडिया की ट्रेड की गेम बदलेगा? इंडिया ने तो खुद दुनिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख दी है। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि अब रशिया और इंडिया को कनेक्ट कर देगा वाया ट्रेन, और रशिया जो चाहे इंडिया भेजेगा। देखिए, इंडिया तो पहले ही रशिया से धड़ाधड़ सस्ते दामों तेल खरीदता रहा है, तेल खरीद रहा है। ना सिर्फ तेल खरीदा इंडिया ने, बल्कि उसको साफ करके आगे भी बेचा। जिन कंट्रीज़ को चाहिए था, यूरोप तक इंडिया ने वो तेल बेचा है। और सिर्फ तेल ही नहीं, इंडिया जो चाहे अब रशिया से मंगवा सकता है, पहले भी मंगवा रहा है। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के ज़रिए, इस रूट के ज़रिए इंडिया और रशिया ही कनेक्ट नहीं हो रहे, बल्कि इसमें ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान से लेकर यूरोप का जो कंट्री चाहेगा, और वो इंडिया से ये रिक्वेस्ट करेगा कि जब आप रशिया भेज रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स हमें भी भेज दें, क्योंकि इसी रास्ते से वो भी जुड़ रहे हैं। ये जो रास्ता है, ये जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इस रास्ते पर ऐसे वो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं कि जब वो ये ट्रेड होते देखेंगे तो वो फ़ौरन ये कहेंगे, ईरान के थ्रू, ईरान तो शामिल ही है इसके अंदर, लेकिन जो उससे जुड़े हुए और कंट्रीज़ है वो कहेंगे कि हमारी तरफ भी भेजें भाई। गुल फेंकते हो औरों की तरफ, समर भी ए खाना बर अंदाज़े चमन, कुछ तो इधर भी। सौदा का शेर है ये, जो मैंने आपको सुना दिया, मिर्ज़ा सौदा का। लगता है कि इसी कॉरिडोर के लिए उन्होंने ये शेर कहा था। अच्छा, सिर्फ ये ईरान से जुड़े हुए मुस्लिम कंट्रीज़ ही नहीं, बल्कि उसके बाद क्योंकि यूरोप भी आगे रशिया से जुड़ता है, ऐसे बहुत से कंट्रीज़ हैं, तो वो भी कहेंगे कि अगर इंडिया से एक प्रोजेक्ट चलती हुई आपकी तरफ आ रही है तो हमारी तरफ भी भेजे। तो इंडिया अब इस रास्ते के ज़रिए आधी से ज़्यादा दुनिया से ट्रेड करेगा, अपनी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स उनको भेजेगा, और रशिया इजीली जो इंडिया को तेल और कोयला जो भी चाहिएगा, गोल्ड भी हो सकता है, हीरे जवाहरात भी हो सकते हैं, डायमंड्स भी हो सकते हैं, जो भेजना चाहें एक दूसरे को भेज सकते हैं। बल्कि सिर्फ रशिया ही नहीं, बल्कि यूरोप तो अब इंडिया, ना सिर्फ इंडिया से मंगवाएगा बल्कि इंडिया भेजेगा भी। तो देखिए, ये ट्रेन के ज़रिए कनेक्ट हो गए हैं ये कंट्रीज़। ये वो कॉरिडोर नहीं है, इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर वो अलग है। उसकी तो अपनी ही एक गेम चेंजर कहानी है, उस पर तो हम बात कर भी चुके हैं इससे पहले, जिसमें ये पता चल रहा है कि वो तो स्वेज कैनाल जो है वो उसका लगता है कि ऑल्टरनेट साबित होगा वो। लेकिन आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले अफ़गानिस्तान वीट भेजनी थी इंडिया ने, तो इंडिया ने पाकिस्तान से कहा कि जनाब ये आपकी तरफ से भेज दें। उस वक्त बड़ी वहाँ पे कहत पड़ रहा था, अफ़गानिस्तान में बहुत जब मुश्किल की सूरत हाल थी और फूड वहाँ पर बहुत शॉर्टेज हो गई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान ने भी वीट भेजी थी। कई दुनिया की कंट्रीज़ ने जहाँ पे वहाँ पे वीट भेजी, तो इंडिया ने जब वीट भेजने के बाद उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि ये वाघा बॉर्डर के रास्ते होते हुए जो है हम इधर से भेज देते हैं। पाकिस्तान ने मना कर दिया। अच्छा, हमने बहुत ज़ोर डाला, हमने उसके ऊपर कई प्रोग्राम्स किए, पूरा मीडिया इसके ऊपर बोलता रहा कि भाई क्यों नहीं भेज रहे, ये अच्छी बात है, एक तरीका निकल रहा है, आपस में भी ट्रेड कीजिए और ये भी करें। पाकिस्तान ने ना कर दी। तो उसके कुछ अरसे के बाद, आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ थोड़े से ट्रक जो थे वो भेजने की इजाज़त दी थी पाकिस्तान ने। लेकिन ये जो रास्ता अब इंडिया ने इस्तेमाल किया है, तो पाकिस्तान के थ्रू भी ये कॉरिडोर, ये रास्ता बन सकता था।
देखिए ना, इंडिया अगर ये ट्रेड जो कि वाया ईरान हो रही है, ये पाकिस्तान भी इसमें शामिल होता और पाकिस्तान से होता हुआ ये रूट गुजरता, तो पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा होता। इंडिया पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता ये रूट इस्तेमाल करने का। लेकिन आई हैव नो आइडिया कि ये एक इतना ज़बरदस्त ऑफ़र पाकिस्तान ने क्यों रिजेक्ट की, पाकिस्तान ने क्यों ठुकराई। वो कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, वो कौन से अक्लमंद लोग हैं जो अपनी जनरेशन्स का फ़ायदा नहीं चाहते। क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो आप इंडिया से सिर्फ रूट का ही कमा सकते हैं कि उनके ट्रक्स वहाँ से गुजर रहे हों। लेकिन देखिए उसमें यह है कि वो एक, आपको पता है, वही एक नफ़रत की पॉलिसी, एक झूठ का जो पुलिंदा इकट्ठा करके रखा हुआ है, जनरेशन्स को जो पढ़ाया है, जो है जिस वजह से बहुत सी उसके ऊपर जो हैं वो जो पिलर्स खड़े किए हुए हैं ये वाले, उसके ऊपर बहुत कुछ रखा हुआ है जो अगर ये पिलर्स हटे तो वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। यू आर लाइंग, यू आर नॉट। और जो सबसे ज्यादा बड़ा हमला उन्होंने किया कि इस बंदे की वजह से शायद दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर में चली जाए, क्योंकि अमेरिका बहुत कमजोर और लाचार नजर आ रहा है। अब आज की जो इस डिबेट पे जो मैं आखिरी इस पे कमेंट्स ये देना चाहूंगा चीमा साहब, आज की जो इस परफॉर्मेंस है इस पे दो लोग बड़े खुश होंगे और एक ग्रुप बड़ा नाराज होगा। खुश होने वाले ग्रुप में हमारे पुतिन है, वो खुश होंगे। प्रेसिडेंट शी जो है चाइना के, वो देख के खुश होंगे कि बाबा बाइडेन जो है वो बिल्कुल उसके हालात पतले हैं, और यही अगर जीता तो हम जो मर्जी करते फिरें दुनिया के अंदर, हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। और तीसरा इस पे जो खुश होंगे वो मेरे पीटीआई लपाड़े खुश होंगे, और आज के बाद वो प्रेडिक्शनें शुरू कर देंगे कि अगले महीने मुर्शद जेल से बाहर आ जाएंगे या उससे अगले महीने जेल से बाहर आ जाएंगे। जिस तरह वो हमेशा वो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फूफड़ है उनका, और वो आते ही पाकिस्तान के हालात भी तब्दील हो जाएंगे। मुर्शद और पीरनी जो है वो काले बकरों के पास वापस आ जाएंगी और देर दमादम मस्त कलंदर होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि, और तीसरा जो परेशान है आज डेमोक्रेट पार्टी और बराक हुसैन ओबामा बहुत परेशान है आज। CNN ने थोड़ी देर के लिए ये पोजीशन ली थी कि पुअर परफॉर्मेंस है, लेकिन उसके बाद शायद पीछे से किसी ने इशारा किया होगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते गए, और इस वक्त फोकस जो है कर रहे हैं वो CNN बार बार कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलता रहा है, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलता रहा है, उसके डाटा नंबर्स ठीक नहीं है। लेकिन पॉलिटिको के एक खबर को लेकर जो मैंने ट्वीट किया उसका इन्वान था बाइडेन टोस्टेड। तो अगर देखा जाए तो बाइडेन, अगर देखा जाए तो आपने कई दफा उनकी परफॉर्मेंस देखी होगी कि वो स्टेज पे 2 बंदे उनको लेकर चढ़ते हैं और 4 लेकर नीचे उतरते हैं, उनके हालात जो है वो खराब हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त डेमोक्रेट एस्टेब्लिशमेंट के आइडियल प्रेसिडेंट यही हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त बराक हुसैन ओबामा हैज प्रैक्टिकली बिकम अ किंग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो 12 साल एक बंदा एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करता है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को, स्टेट डिपार्टमेंट को, पेंटागन को, CIA को, FBI को, वो वाकई ही हकीकतन वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, वो किंग बन जाता है। तो मेरे ख्याल में डेमोक्रेट्स को ये सूट करते थे बाबा जी, कि बाबा जी जो उनके सामने पेपर रखा जाता था उस पर अंगूठा लगा देते थे। तो शायद अगले टर्म के लिए भी वो देखें। लेकिन आज कुछ थोड़ी देर के लिए आज CNN पे कुछ डेमोक्रेट जो एनालिस्ट थे उन्होंने ये बात करनी शुरू की दोबारा कि मे बी वो कैंडिडेट, और पहले भी ये चैटर चल रहे हैं कि जो DNC होगा, डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन होगा, उसमें हो सकता है ये कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम को नॉमिनेट कर दे और कहें बाबा जी ये बात है। और उसके लिए तैयारी की थी, डेमोक्रेट एस्टेब्लिशमेंट ने तैयारी की है। उन्होंने न्यूसम को गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया, लेकिन